सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा से गुफ्तगू में कही। आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम दिया कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। दूसरी तरफ शिकस्त के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो रहा और उसने पाकिस्तानी सरहद से जुड़ी 4 भारतीय रियासतों में ऑपरेशन शील्ड के नाम से मशकें शुरू कर दी हैं। भारतीय फ़ौज की बात करें तो उसका मोराल बहुत डाउन है, जिसका अंदाज़ा भारतीय एयर चीफ के बयान से होता है। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह AP सिंह ने एरोनॉटिकल महकमे पर बरहमी का इजहार किया और जंगी तैयारियों में शदीद कमी का एतराफ़ भी किया है। उन्होंने कहा कि मुआहदे तो होते रहते हैं लेकिन बर वक्त हथियार नहीं मिलते। भारत को सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। नाजरीन, शशि थरूर की क़यादत में बैरून मुल्क भेजा गया भारतीय वफ्द भी हर जगह ये सवाल सुनने पर मजबूर हुआ है कि राफाल कहाँ गिरा और कितने जहाज़ गिरे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबी और दूसरी जानिब भारत की सिफारती और अस्करी नाकामी, मोदी सरकार इसको कैसे हज़म कर पाएगी। और इसी से रिलेटेड आज हम एक दो चीज़ें और भी देख रहे हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनका स्टेटमेंट रॉयटर्स उसको कोट कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया ने विदड्रॉ कर दिए अपने ट्रूप्स फॉरवर्ड्स पोजीशन से और हम बैक टू नॉर्मल, यानी जो 22 अप्रैल से पहले पोजीशन थी वापस वहाँ तक मामला जा चुके हैं। ये कितने खुशाइंद हैं, इसी पर हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद के साथ साथ डिफेंस सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम कहेंगे। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, क्या खबरें हैं? कुछ तो जो जंग वाला एक माहौल था, ये भी डर था कि दोबारा छेड़छाड़ ना की जाए। ऑल्दो हम बड़ा खट्टा जवाब उनको पहले भी देते रहे हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब उनको मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऑब्वियसली जंग किसी के हक में बेहतर नहीं होती। हम हमेशा से अमन के ख्वाह रहे हैं और खित्ते के हवाले से भी हमने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का हमेशा से किरदार निभाया है। तो ये ट्रूप्स की जो पोजीशन है, इसके हवाले से जो खबरें हैं, एक तो इसके हवाले से बताइएगा और मज़ीद क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त। देखिए हम ना, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह जॉइंट चेयरमैन ने बात की साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने रॉयटर को इंटरव्यू में कि जी ड्रॉ डाउन ट्रुप्स का हो रहा है, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन अगर ज़रा सी भी होती है तो मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। अभी देखें लेटेस्ट यही है कि अब जिसको कहते हैं अमन वाली जगहों पे वापस फ़ौजें पहुंच रही हैं, बड़ी हद तक चली भी गई हैं। लेकिन आप देख लें कि एक तरफ हिंदुस्तान की फ़ौज का बयानिया है जो पिट भी रहा है और वो इन सो मैनी वर्ड मान भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख लें जो मोदी की शिद्दत पसंदी, कौम परस्ती, मजहबी कौम परस्ती को आगे लेके चल रहे हैं, वो एक तरफ है, रेटरिक उनका अपनी तरफ जा रहा है। और एक सवाल दुनिया के हर कैपिटल से उठ के आ रहा है कि जी सीज़ फायर तो होगी लेकिन परमानेंट सीज़ फायर करने की ज़रूरत है। अब अगला सवाल ये है कि सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि जी क्या ये अभी बावजूद इस बात के कि दुनिया ये इस बात को मान नहीं आमना कि पाकिस्तान की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है ना वो बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई है। ये थिएटर जो हमने देखा 4 दिन में बना था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो दुनिया सारी एनालिसिस कर रही है और थ्रेट परसेप्शन चेंज हो रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के फाइटर जेट अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क से लिंक्ड थे और जबकि हिंदुस्तान के नहीं थे, नतीजतन उन्हें बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ा। हत्ता कि कोशिश है कि लेटेस्ट आपने खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी कि राफेल कंपनी वो भारत से कह रही है कि जी आप जहाज़ जो गिरे हमें तो कम से कम बताएं, हमारे 3-4 बड़े ऑर्डर जिसमें नाइजीरिया, ग्रीस और इंडोनेशिया, वो जहाज़ लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हम $288 मिलियन का जहाज़ क्यों लें जिसने इस पूरी तरीके से मार खाई है। अब सारी चीज़ों को अगर आप लिंक करें आमना, तो एक बात बड़े वाज़े तौर पर सामने आती है कि ये जो स्ट्रेटेजिक महाज पे जो महाज पे हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, जो ऑप्टिक्स के हद तक तो आप गालियाँ निकालते हैं, रोज़ उठ के कहते हैं जी गोली तो मेरी है, इसके जवाब में आप देख लें जनरल आसिम ने, फील्ड मार्शल ने जो जवाब दे दिया है, बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया कि भी झुकेंगे नहीं। अगर आप समझते हैं कि कश्मीर का मसला, पानी का मसला, जो और 2 इश्यूज़ हैं, हम चुप करके आपके हेजेमनी एक्सेप्ट कर लेंगे तो नथिंग ये नहीं होगा। हमने देखे अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये बताना बड़ा ज़रूरी है, उनका ये रियलाइजेशन उनके पार्ट पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये जंग जिसके बारे में 9वीं दफ़ा फिर परसों आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की। अब बाय द वे आप देख लें कि उनका जो सेक्रेटरी कॉमर्स है वो क्या कह रहे हैं। अब कल अपने एक फंक्शन के दौरान उन्होंने बात दोहराई वहाँ पर अमेरिका के कि जी ये जंग जो बंद कराएगी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, वो प्रेसिडेंट
ट्रम्प ने कराई है। देखिए अब कॉमर्स सेक्रेटरी भी ये बात अमेरिका के कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान स्टेट ऑफ डिनाइल में है और उनको समझ नहीं आ रही कि जी अब क्या करना चाहिए। लिहाजा लोग कह रहे हैं जो पास और संदूर के बारे में जो बातें हो रही हैं कि जी दोबारा से वो कुछ कर सकता है। अब आगे चल के क्या होता है ये तो अब सिनेरियो बिल्डिंग सारी दुनिया कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है आमना कि अब सेंस प्रिवेल करने वाली बात होनी चाहिए। ये रेटरिक ख़त्म होना चाहिए। अक्टूबर का इलेक्शन भी है, वो अब बड़ी दूर है, अभी तो बिहार के बाकी रियासतों के इलेक्शन भी है। और फिर आप देख लें इंटरनेशनल आइसोलेशन आमना एक बहुत बड़ा एक मॉस्को में एक समिट हो रही है 150 ममालिक की, हिंदुस्तान अपना डेलीगेशन वहाँ नहीं भेज रहा है। अब मुझे बताएं ये शर्मिंदगी है या डर है? और जहाँ पे जाते हैं लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी आज जो खबरें आ रही हैं शशि थरूर साहब हों और उनके क्या कहते हैं जयशंकर हों, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं कि जी जंगबंदी की तो चलें बातें हुई, ये बताएं जब वो कहते हैं पाकिस्तान ने कराया और ये आप किस तरह कह सकते हैं? और दूसरा ये जो आपने पहले से सोच लिया है कि हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो आप पाकिस्तान का इल्जाम लेकिन अभी ज्यादा देर तक ये मामला चलेंगे नहीं। हर बार की तरह ये वतीरा जो आखिरी बात है ना, आखिरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कश्मीर में कुछ होता है और कश्मीरी को ये कर देता है तो इसमें पाकिस्तान का क्या इल्ज़ाम हो सकता है? इस तरह कोई हिंदुस्तान में आप देख लें नक्सल और माओइस्ट कुछ कर देते हैं तो वो पाकिस्तान पे कैसे इल्ज़ाम होगा? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो सवालात पूछ रही है हिंदुस्तान उसका जवाब नहीं दे रही। झूठ की पाँव नहीं होते ना सर, इसलिए इसको ठीक करना। वकार साहब एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है। आज फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट जारी हुई उसके मुताबिक पाकिस्तान को सिग्नेटरी बन गया है चाइना की ग्लोबल मीडिएशन बॉडी का। ये कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वो तो जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे या जंग में जो उनको डिफीट्स हुई थी उसका अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। किस तरह से आप मामले को एनालाइज करेंगे? आई थिंक बड़ा सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बन रहा है मूडी पे। और जिस तरह आई थिंक जिक्र किया उन्होंने अपना शाम साहब ने कि जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हैं बेसिकली उनके वजीर हैं कॉमर्स के, उन्होंने एक्चुअली कोर्ट में जाकर बिकॉज ट्रंप की पावर्स को चैलेंज किया, उनका जी कि ये कैलिफोर्निया की कोर्ट में जी तो इसका मतलब है कि कोर्ट में फिर डेविड पे जमा कराया गया। इसका मतलब है कि उससे अभी पीछे वो हट भी नहीं सकते। सीरियस क्राइम अगर कुछ झूठ बोला जाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा जी कि नहीं ये बायलैटरल था, डीजीएमओ के हद तक था। तो एक तो चीजें एक्सपोज। दूसरा आई थिंक अभी सुब्रमण्यम स्वामी का कल शायद इंटरव्यू हुआ है, उसने एक्नॉलेज किया है जो पहले बीजेपी का करता था वही वेरी एंटी पाकिस्तान कि ये 5 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। तो आई थिंक ये चीजें भी सामने आ रहे हैं। फिर दसौर जा रही है अपना चेक करने, बिकॉज जिस तरह जिक्र हुआ कि इतनी ज्यादा हजीमत है, उनके शेयर डाउन हो रहे हैं, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स रोक दिए हैं। तो इसमें बेसिकली बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर की गेम है। बिकॉज जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली जो वेस्ट का है, उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वाई समबडी शुड बाय $300 मिलियन पर पीस, जबकि 50-60 मिलियन डॉलर में चाइना से इनको मिल सकती है और बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि शायद J-10C जो है ये रफाल से बेहतर रफाल की परचेज में बहुत ज्यादा घोटाले की बात हो रही है, करप्शन की भारत में, कि क्यों इतना एग्जैजरेटेड सोर्स कोड एंड ऑल दैट। तो एक तो आई थिंक ये चीजें सामने आएंगी, चीज छुप नहीं सकती। दूसरा आ जाते हैं कि जो भारत में भी एक पुशबैक आ रहा है लिबरल वॉइसेस की तरफ से भी। अवैध शुक्ला की एक बुक आई है होली काउज, लूज कैनन्स एंड डफर जोन क्रॉनिकल्स। तो होली काउ तो हम समझते हैं डेफिनेटली, लेकिन लूज कैनन्स वो कह रहा है कि बीजेपी उसकी लीडरशिप एक लूज कैनन बन चुकी है कि जो मुंह में आता भी एक संदूर की मुहिम चल रही है कि हर घर में संदूर बांटा जाएगा। और हिंदू इतराज करेंगे कि संदूर तो बेसिकली हस्बैंड का बेसिकली प्रोगेटिव होता है या एक फर्ज है। तो हाउ कैन यू सेंड इट ऑन बिहाफ ऑफ देयर हस्बैंड और एक कंफ्यूजन आप बचाना चाहते हैं। तो उसमें आई थिंक जो डफर जोन क्रॉनिकल्स जो लास्ट टाइटल है बुक का, उसका जो हिस्सा है वो बड़ा मानी खेज है। और उसने एक्सप्लेन किया कि जो विंध्याचल रेंज है लेट्स से साउथ इंडिया से ऊपर आप जाएं अप टिल लेट्स से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो नॉर्थ इंडिया कहलाता है, जो बेसिकली काउ बेल्ट है, मतलब आप राइट से शुरू करें आसाम, देन यू हैव बिहार, ये उत्तर प्रदेश, किसी हद तक हिमाचल, उत्तराखंड, और नीचे फिर आ जाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अभी कर्नाटक में भी पेनिट्रेशन की कोशिश है हिंदी हार्टलैंड। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि अच्छा बकार साहब एक चीज़ पूछूंगा आपसे। बकार साहब एक चीज़ जरूर बताइएगा, देखें ये जो इंटरनेशनल असेसमेंट आ रही है डिफेंस अदारों की तरफ से, चाहे स्वीडन का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे बरतानिया का है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फतह 1, फतह 2 और शाहीन और इस तरह बाकी मिसाइल की कैपेबिलिटी और रीच वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकती है। ये आप और मैं नहीं कह रहे, ये इंडिपेंडेंट दिफा के अदारे बाहर के कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि क्या बातें हो रही हैं? ये एग्जैक्टली उसमें अभी जो सिस्टम है फतह 1, फतह 2 की, तो आप देखें ना कि बेसिकली फुटों में एक्यूरेसी है। लेट्स से अगर 10 मिसाइल भी फायर होते हैं और एक सर्कल आप बना लें
लेट्स से 10 मीटर डायमीटर का, उसके सेंटर में जाके लगेगा लेट्स से 300 to 400 किलोमीटर में। इस तरीके से जो शाहीन 3 है स्पेशली, अभी अंडमान निकोबार आइलैंड इनकी लेट्स से जॉइंट कमांड है, जहाँ पे ये इनके न्यूक्लियर साइलोज भी हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पे करते हैं, और मेनली तो चाइना को चेक करने के लिए किया। तो वो अगर रेंज में आ गया है और वो नोन है, तो इसका मतलब है कि भारत का भी कोई जो है जो आई थिंक चप्पा चप्पा जो है पाकिस्तान की रेंज में भी है और इफेक्टिव टारगेटिंग में। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और जो एनालिसिस है पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स का, मैं एक छोटा सा पॉइंट जो है संदूर पे जरूर कहूंगा कि मोदी की अपनी वाइफ है जशोदा बहन, जिसपे भी एक डिबेट शुरू हो गई है। 1968 में शादी हुई और उस वक्त से डिसऑन किया हुआ है मोदी ने, और फिर 2014 के इलेक्शन में ही है टेक्नोलॉजी की मेरी शादी हुई है, लेकिन नाम फिर नहीं लिखा। तो संदूर की अगर आपने लाज रखनी सबसे पहले उसको ऑन करें। अभी आई थिंक ममता बनर्जी ने भी कहा कि जी ये बकवास आप बंद करें, और जहाँ पे है अगर आपने गैरतमंद है तो जाके कम उसको भी ऑन कर लें। तो ये इसकी हालत है, एक झूठा आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, बट आई वुड से वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि आप तैयारी रखें। जिस तरह डॉक्टर सबर मुबारक मान ने कहा कि टारगेट्स लॉग में जो मिसाइल वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान ने अपना हिसाब किताब, ठीक है फोर्सेज आगे पीछे हो सकती हैं, बट ये नहीं है कि हमारा कोई गॉड डाउन है। और शायद इस तरह आई थिंक टाइम रिस्पॉन्स विल बी 4 times मोर लीथल देन व्हाट दे सॉ इन बुनियान एंड मसूद से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम सब साथ ही रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम देख रहे थे हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे इकदाम जो उसको प्रमोट करने के लिए कर रही थी, लेकिन उसकी लीगलाइजेशन के हवाले से अब क्या मामला है, कहाँ रुकावटें हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग की कोशिशें जारी हैं। वजारत IT और क्रिप्टो काउंसिल डिजिटल असासों को फ़रोग देने के लिए मुतहरिक हैं। गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान के वज़ीर बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में अमरीका के नायब सदर DJ वांस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी में बिटकॉइन वेगस 2025 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के पहले स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स का ऐलान किया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग और मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का भी इंदिया दे चुकी है हुकूमत। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया कल कि मुल्क में डिजिटल करेंसी ताहाल गैर कानूनी है। ना सिर्फ स्टेट बैंक ने बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी यही कहा है कि डिजिटल करेंसी जो है वो इलीगल रहेगी क्रिप्टो। स्टेट बैंक ने बैंकिंग और मालियाती इदारों को क्रिप्टो लेन देन से बाज रहने की हिदायत जारी कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक क्रिप्टो असासों का इस्तेमाल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत नहीं आता। सरकारी सतह पर इस तजाद ने कारोबारी तबके और सरमायाकारों में बेचैनी पैदा कर दी है। क्रिप्टो पर हुकूमती दिलचस्पी और स्टेट बैंक की मुखालिफत, ये क्या मामला हैं, इसी पर हम बात करते हैं। शामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया है डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट अली फरीद ख्वाजा साहब ने। थैंक यू सो मच अली। मैं आपसे आगाज़ करूंगी, ये क्या कन्फ्यूजन क्या है बेसिकली? एक तरफ हम देख रहे थे कि इसको प्रमोट करने के लिए बिलाल बिन साकिब साहब एक हाई लेवल उन्होंने एक विज़िट किया है वहाँ पर US में, उसके बाद क्रिप्टो माइनिंग के लिए बिजली को एलोकेट कर रहे हैं। किस तरह से इन्वेस्टर आएगा जब आप उसको लीगलाइज नहीं करेंगे? अभी तक बैन बरकरार रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ये कह रही है, तो बेसिकली कन्फ्यूजन क्यों है? जी एक तो मेरे ख्याल में कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई है। उस क्रिप्टो काउंसिल में जिस तरह आपको पता है कि चेयरमैन उसके पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके अंदर गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक भी है, चेयरमैन SECP भी है, उसमें लॉ सेक्रेटरी भी है और IT सेक्रेटरी भी है, बिलाल उसके CEO हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी है जिसमें पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन है। इस बॉडी ने पिछले 2 महीने में जब से बनी है बहुत तेज़ी से काम किया और बड़ा अच्छा काम किया और ग्लोबल अटेंशन इसमें मिली। उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट आई कि पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी भी बना रहा है जिसका काम होगा कि रेगुलेशन लेकर आए। तो पाकिस्तान की तरफ से तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि वी आर मेकिंग द रेगुलेशंस, वी आर मेकिंग द अथॉरिटीज़। जैसे आपने बोला कि बिलाल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी टाइटल दे दिया गया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मगर कंफ्यूजन शायद इस वजह से हो कि अभी काम हो रहा है, अभी काउंसिल को बने हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तो आई एम श्योर कि अगले कुछ हफ्तों में और जिस तरह से इस काउंसिल की स्पीड है, हो सकता है कुछ दिनों में ही आपको रेगुलेटरी अनाउंसमेंट
शुरू हो जाएं। यानी आप कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में ये इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसको लीगलाइज किया जा सकता है? जी, इसीलिए तो पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी की जो अनाउंसमेंट आई है उसका मतलब ही यही है। उसकी डिटेल्स भी थी कि वही अथॉरिटी जो है इस पे लाइसेंसेस भी देगी और रेगुलेशन भी बनाएगी। तो ये तो पब्लिकली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुकी है गवर्नमेंट। एहतशाम साहब, लेकिन इसमें क्या ये कंफ्यूजन या ये जो एम्बिग्विटी, जैसे अली साहब कह रहे हैं कि ये दूर करना बनता था, कि वो कह दिया जाता था कि जब तक इसको लीगलाइज नहीं कर रहे, हम इस पर काम कर रहे हैं, कुछ फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, तब तक इसमें आप ट्रेड करने से ज़रा बाज रहे हैं क्रिप्टो में? देखिए, हम ना कन्फ्यूजन जो आ रहा है, जो मैं समझता हूँ तजब्ज़ब वाली बात आती है, वो ये है कि सवाल तो उठाया जा रहा है। डेफिनेटली आपने देखा सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस पर बड़ी बात हुई है। इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने सख्त इसके ख़िलाफ़ बोले हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो काम स्टेट बैंक का करने वाला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक मिल के कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐलानात हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। बदलते हालात में दुनिया जिस तरफ जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त कर रहे हैं, ज़ाहिर है बड़ी भरपूर सपोर्ट उन्हें इस हवाले से हासिल है। और वहाँ पे भी अभी देख लें कि प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस नहीं है अमेरिका में भी अभी भी, लिहाजा कुछ नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के चले जाने के बाद दोबारा क्या होगा। अभी देखें, चाइना में ट्रेडिंग इसकी क्रिप्टो की बैन है और ममालिक में भी बैन है। अब देखना ये है कि 3 साल पहले जो पूरी दुनिया ने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया था क्रिप्टो में, और सबसे ज़्यादा माल बनाया था एलन मस्क ने, जो इसको ऊपर ले गया था बिटकॉइन को और बाकी सारे सिक्कों को, और फिर 11th आवर पे उसने पैसा निकाला और लोगों को, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। अब लोग तो यही डर रहे हैं कि अभी पैरेलल करेंसी आप एक कायम कर रहे हैं तो इसके जो प्रॉपर प्रोसीजर हैं वो पूरी तरह हो जाएं। ठीक है, कौंसल आपने कायम कर दिया, लोगों को एक जिसको कहते हैं एतमाद में लेने वाली बात है, लेकिन सारे अदारे मिल के बैठ के फ़ैसला करें। और ये अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया, तो फिर मेरी समझ से बाला बात कि स्टेट बैंक अभी तक क्यों लेके इसको बैठा हुआ है। आप रेगुलेट करने वाले हैं, आप फॉर्मली अनाउंस कर दें कि जी ठीक है, हमारी भरपूर सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ऐसे कामों को तो अप्रूवल जो देता है वो तो सेंट्रल बैंक ही होता है। मेरा ख्याल है उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है स्काई इज़ द लिमिट, स्कोप बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। जब तक कहा जा रहा है कि अगले 5 साल 4 साल हुकूमत में रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ज़ाहिर है इसको बड़ा फ़ायदा होगा और ये दुनिया में इसकी तरफ जाएगी। अब देखना ये है कि क्या उनके जाने के बाद ये फिर ड्राम से नीचे आएगा। इसी डर की वजह से लोग कहते हैं कि ये अल्टरनेट करेंसी के तौर पे जो लोगों ने पैसा लगाया, अभी देखें इसी बिटकॉइन को देखें, कितने हज़ार डॉलर ऊपर गया, कितने हज़ार डॉलर नीचे आ गया था, अब धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है। उसकी वजह जो है लोगों का ख्याल है कि जी ये 4 साल जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। ज़ाहिर अभी भी दुनिया में एक फाइनेंशियल लीडर के तौर पे तो अमेरिका ही सामने आता है, जो बड़े फैसले वहाँ पे होते हैं, रिजर्व बैंक जो करता है सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद 4 साल के बाद क्या होगा, या उनके प्रॉपर सिस्टम सारे इन प्लेस अगर नहीं होते अमेरिका के, तो क्या ये कामयाब एक करेंसी होगी, क्या लोगों का पैसा लगाना इसमें ठीक होगा, ये एक सवालिया निशान अपनी जगह खड़ा है। हमना अली, शॉर्टली इसमें भी जब तक ये लीगलाइज नहीं होता तो इसमें ट्रेडिंग करना, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उसमें अवॉइड करने का कह रहा है, किस हद तक रिस्क है? जी, पाकिस्तान में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, 30 मिलियन। तो इसमें वो तो इन्वेस्ट पहले से कर रहे हैं, ना उनको स्टेट बैंक की कोई अप्रूवल की ज़रूरत है, ना स्टेट बैंक ने कोई इफेक्टिवली अपने, अगर कोई बैन था तो उसको इन्फोर्स किया है। तो पहले तो स्टेट बैंक में ये सवाल बनता है कि अगर उन्होंने बैन लगाया हुआ था तो 30 मिलियन लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप क्या सोते रह रहे थे? तो वहाँ पे आपकी इन्फोर्समेंट तो ज़ीरो हो गई। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक का टास्क बनता है, यूएस में भी फेडरल रिजर्व इस पर काम नहीं कर रहा है, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का काम बनता है। तो ये SECP की ट्रेडिंग की बात है, तो ट्रेडिंग जो है वो डिजिटल एसेट है, तो इसमें ट्रेडिंग की बात है, तो इसमें आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में स्टेट बैंक के गवर्नर मौजूद है, तो अगर स्टेट बैंक के जो नीचे लोग काम करते हैं उनको कोई सवाल है तो उनको चाहिए कि अपने गवर्नर से पूछें, क्योंकि वो क्रिप्टो काउंसिल के मेंबर है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गवर्नर साहब को भी ना पता हो अगर वो क्रिप्टो काउंसिल के मेंबर है। तो हो सकता है कन्फ्यूजन अखबार वालों ने, मुझे लगता है कि अखबार की सुर्खी के लिए ज़्यादा एक बड़ी खबर थी। अली भाई प्लीज़ देखिए, आप मुझे बताएं, एक चीज़ बताएं कि अगर स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कहती है कि लीगल नहीं है, ये बैन है पाकिस्तान में, आप नहीं समझते कि ये फिर हुकूमत पाकिस्तान का ये जो फैसला करना है ये ठीक नहीं होगा? और हुकूमत ने अगर फैसला कर ही लिया है तो वाई कांट दे डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के भी आप रेगुलेशन अपने बना के सामने लाएं? वो क्यों देर कर रहे हैं इसमें? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर, तो जिस तरह मैं यही पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नर सेंट्रल बैंक और
फाइनेंस मिनिस्टर एक काउंसिल के मेंबर है और वो काउंसिल कहती है कि हम इस पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, तो उनके जो नीचे काम करते हैं उनके लोग वो उनके खिलाफ जाके क्यों बोल रहे हैं? मतलब मैं अगर किसी कंपनी का CEO और मैं कोई चीज़ अनाउंस करूँ और मेरे जो लोग काम करते हैं वो जाके अखबारों में मेरे खिलाफ बात करे या मेरे डिसीजन के खिलाफ बात करे, तो मैं तो उस पर थोड़ा सा खुद बड़ा अपसेट हूँगा। तो आप, मगर मुझे लगता है ये कि अखबार ने सुर्खी ज़्यादा बनाई है और ये जैसा मैंने बोला ये रेगुलेशन आ जाएगी अगले आप 30 to 60 डेज में। आप देखिएगा आपके शो में, इसी शो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि रेगुलेशन अनाउंस हो चुकी है और बन चुकी है। इस काउंसिल को बने हुए सिर्फ अभी 35 to 40 डेज हुए हैं, तो आई थिंक जो है इसलिए वो शायद अपडेटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अली फरीद ख्वाजा, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है इस मामले पर बात करने के लिए। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं नाज़रीन, गज़ा में इस वक्त भी एक क़यामत की सूरत हाल है। ना सिर्फ वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एड रोकी जा रही है, एक लिमिटेड हद तक हम देख रहे हैं वहाँ पर एड आने की इजाज़त है, और वहाँ पर स्टारवेशन की वजह यानी भूख की वजह से, अफलास की वजह से रोज़ाना वहाँ पर अमवात हो रही है। ना सिर्फ भूख अफलास की वजह से बल्कि वहाँ पे जो आज भी हम देख रहे हैं कि इजराइल की टारगेट की वजह से जो डेथ टोल है वो 18 तक पहुँच चुका है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स हों, कुछ भी सेफ़ नहीं है, तमाम इमारतें हम देख रहे हैं, और वहाँ पर जो है चारों जानिब से मौत ने गज़ा के बासियों को घेर रखा है। और ख़ास तौर पर अब जो हम देख रहे हैं कि दुनिया इस बारे में बात करी, यूरोपीय ममालिक जो हैं उनका भी एक बढ़ता हुआ प्रेशर इजराइल पर आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है, आज भी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, उनका स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। वो यही कह रहे हैं कि जब तक कलेक्टिव पोजीशन ना ली गई इस पर सख्त किस्म की इजराइल के अगेंस्ट इस मामले पर, तब तक जो है इजराइल अपने इन जो हम देख रहे हैं मजालिम इनसे बाज नहीं आएगा, मना नहीं होगा। सो एक प्रेशर माउंट हो रहा है इजराइल पर, लेकिन उसके बावजूद ये सिचुएशन जूं की तूं है और इस पर अभी तक अमेरिका का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे अभी जो हमास का रीसेंट स्टेटमेंट है, सीज़ फायर के जो एक अप्रूवल US बैक्ड सीज़ फायर है जो कि इजराइल ने की है, हमास का उस पर स्टांस ये है कि इस पर ये जो सीज़ फायर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही, उन पे कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। तो क्या अब ये जंग बंदी होगी, क्या मामलात होंगे, इसी पर हम बात करते हैं। डॉक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। इस वक्त वो ममालिक जो पहले खामोश थे या इजराइल को बैक कर रहे थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी, अब तो वो भी उन्होंने भी अपनी खामोशी तोड़ दी है और वो भी इन मजालिम का तस्करा कर रहे हैं। बल्कि मैं कल देख रही थी कि एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, उसमें UN में भी इस चीज़ पर खूब बहस छिड़ी हुई थी, उस पर बात हो रही थी। तो अब जब ये मामला बढ़ चुके हैं और दुनिया भी इस पर बोल रही है, तो क्या इजराइल अपनी इन मजालिम को रोकेगा, थमेगा, कोई सीज़ फायर होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इजराइल का एक अपना लार्जर डिज़ाइन है, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के उनका एक लार्जर डिज़ाइन है। और जो आपने UN की बात की, तो आपने देखा होगा कि जो UN में पैलेस्टीनियन का वो तो ज़ारो क़तार रोया है वहाँ पर बच्चों का जो हो रहा है उस हवाले से बात करते हुए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम 22 सेटलमेंट्स बनाएंगे वेस्ट बैंक पे। यानी जो ओरिजिनली लोगों का ख्याल था ना कि निशाना गज़ा है ही नहीं, निशाना वेस्ट बैंक की ऑक्यूपेशन है, तो वहाँ उन्होंने कहा है कि जी हम 22 सेटलमेंट्स करेंगे। और अब के हमास का ये स्टेटमेंट आया है, पहले तो हम सुनते थे ना कि जेनोसाइड है, एथनिक क्लेंसिंग है, अब तो ऐसा लगता है वो कह रहे हैं जुडाइज कर रहे हैं इसको, यानी कि यहूदी लैंड बना रहे हैं पैलेस्टीनियंस को ख़त्म कर कर, और इस बात पर वो कन्विंस्ड हैं कि उन्हें या तो पैलेस्टीनियंस को यहाँ से निकाल देना है या उनको मार देना है। आपने कहा कि इंटरनेशनल अब थोड़ा सा सख्ती आई है स्टेटमेंट्स में, बट इट इज़ स्टिल नॉट इनफ, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग इजराइल फ्रॉम डूइंग एनी ऑफ दिस। इजराइल के अंदर भी बहुत बड़े बाय द वे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं इस चीज़ के हवाले से, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब। और अमेरिका इस पे ऑन बोर्ड है डॉक्टर साहिबा? I think America is now choosing to stay a bit quiet, but at the same time America कुछ नहीं कर रहा। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने तो आते ही कांग्रेस से उनको इतने बड़े आर्म्स के पैसे दिलवाए थे, तो एक ऐसी रियासत जो मुस्तकिल यूनाइटेड नेशंस के तमाम लॉज की वायलेशन करती है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशंस करती है। अब तो बात ह्यूमैनिटेरियन लॉ या ह्यूमन राइट से भी आगे चली गई ना, साफ सफा एक पैलेस्टीनियंस का, मुसलमानों का वहाँ कत्ले आम है, कभी बमबारी से,
कभी भूख से। यानी पहली दफा हमने इस सिविलाइज दुनिया में देखा है कि हंगर यानी भूख जो है वो जंग का हथियार है। हम ये एहसास ही करना हमने छोड़ दिया है कि ये इंसान है जिनकी अमवात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको रोज कभी भूख से और कभी बम से मारा जा रहा है। तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि अब हर ताकतवर मुल्क से ये कह रहे हैं कि वो कमजोर मुल्क के साथ ये सब कुछ कर सकता है और इस दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है और कोई रोकने वाला नहीं। जब सूरत हाल इस को पहुंचती है तो ग्लोबल वॉर्स होती हैं। जो हमने 2 वर्ल्ड वॉर देखी हैं वो इसलिए हुई थी क्योंकि दुनिया में रोक खत्म हो गई थी। आज की दुनिया में ताकतवर के लिए रोक खत्म हो गई, जंगल का कानून बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। बड़ा अहम उन्होंने अब पर तज्जिया अपना पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी पर पाबंदी से मुतालिक जो कानून आया है इस वक्त वो ज़ेरे बहस है, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्री की शादी की मुमानियत से मुतालिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत कम उम्री की शादी पर पाबंदी लग गई है। शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी गई है और कम उम्री की शादी कराने वाले निकाह पढ़ाने वालों के लिए भी सख्त सज़ाएँ होंगी, यानी निकाह ख्वान के लिए। जबकि कम उम्र बच्ची के साथ रहने को रेप करार दिया गया है। इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 7 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माने की सज़ाएँ होंगी। ये बिल नेशनल असम्बली में शर्मिला फारूकी और सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से पेश किया गया था। अब सदर के दस्तखत से यह कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन इससे पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस बिल को गैर शरई करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। इस बिल की मंजूरी के बावजूद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, JUI, PTI और ANP ने इस पर एतराज़ात उठाए और मुतालबा किया कि बिल को काउंसिल के मशवरे के लिए भेजा जाए। 2023 की नाज़रीन यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 18% लड़कियां 18 बरस से कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं, जबकि 4% लड़कियों की शादी 15 बरस से कम उम्र में हो जाती है। इस बिल के कानून बनने से क्या कम उम्र की शादी पर अब रोक लग पाएगी? इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा इम्तिहान होगा? इसी पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच शर्मिला। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आपने ऐवान में ये इम्पॉर्टेंट मैटर रेस किया और जिसकी वजह से ये लॉ बन पाया है। तो पीपल्स पार्टी भी को इसका क्रेडिट जाता है। कितना ज़रूरी है इस बिल का बनना, इस कानून का बनना? क्योंकि हम जब बात करते हैं कि एक बच्ची है उसकी मैच्योरिटी तो आ जाती है 18 साल से कम उम्र, फिज़िकली वो रेडी हो सकती है शादी के लिए, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी का भी तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो मेंटली वो मैच्योर नहीं हो पाती। शुक्रिया आमना। देखिए जी, कम उम्र बच्चियों की शादी पाकिस्तान में और कुछ दीगर ममालिक के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। जब आप एक बच्ची की कम उम्र में शादी कर देते हैं तो आप उसका बचपन छीन लेते हैं, वो तालीम से महरूम हो जाती है, उसकी सेहत अफेक्ट होती है। और एक कम उम्र बच्ची जब शादी करके चली जाती है तो फिर ना वो अपना घर संभाल सकती है, क्योंकि जिस्मानी बलूगियत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो जहनी तौर पे भी बालिग हो चुकी है। और मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 एडल्ट जो समझ सकें कि वो रिश्ता कैसे निभाना है। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर दुनिया भर की भी नजरें थी। हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि जब एक बच्ची की 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होती और 18 साल की बाद होती है, वो अपनी तालीम भी मुकम्मल कर सकती है, उसकी सेहत भी अफेक्ट नहीं होती है और उसका बचपन भी उससे नहीं छीना जाता। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है और तमाम लोग, वो तमाम मेंबरान जिन्होंने इस बिल के ऊपर वोट किया, वो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल सिविल सोसाइटी के लोग जिन्होंने इसके लिए लॉबी किया, मैं उन सबकी शुक्रगुजार। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली साहब की, जिन्होंने इस बिल को पास करवाया। और आई एम ट्रूली इंडेटेड टू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कि उन्होंने इस बिल को साइन किया और ये बिल कानून बन गया। सदर साहब, जो कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात है, और मैंने ये बिल भी उनको डेडिकेट किया है।
उनकी काविशों को, उनकी लेगेसी को। मैं समझती हूँ कि प्रेसिडेंट साहब आज तारीख का हिस्सा बने हैं इस बिल को साइन करके, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम है कि हम अपनी बच्चियों के साथ खड़े हैं, हम अपनी बच्चियों की सेहत और उसके बचपन के साथ खड़े हैं। एक बच्ची जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, हम उसे कम उम्र के अंदर उसको शादी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देते हैं। बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए, बच्चियों को तालीम हासिल करनी चाहिए, और एक मुनासिब डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है कि बड़ा अहम सोशल इशू उन्होंने रेस किया। लेकिन शर्मिला साहिबा, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, असल इम्तिहान वो है, बिल तो बन जाते हैं, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर नहीं किया जाता। अब आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं, साथ ही साथ एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर डिवाइड पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारे उलमाए कराम हैं उनकी जानिब से जब इतनी तनकीद सामने आ रही है, तो आप किस तरह से देख रही हैं कि इंश्योर हो पाएगा ये? नहीं जी, इसमें मजहब का कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि जिस्मानी बलूचियत का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो जहनी तौर पे भी बाले हो चुकी है, और मैं समझती हूँ कि इसको एक मजहब का रंग देना ये ज्यादती है। आप मुझे बताइए, आजकल के दौर में जो पोल्यूशन है, जो हालात हैं, उसमें तो एक बच्ची 11-12 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। एक 12 साल की बच्ची की अगर आप शादी करते हैं या गुर्बत के मारे उसके माँ बाप उसको एक बड़े आदमी से शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बेच देंगे पैसों के एवज, तो ये कहाँ की ना इंसानियत है, ये एक शदीद ना इंसानियत को मैं समझती हूँ कि एक बदनुमा दाग है, और ये बहुत नाइंसाफी है कि बच्चियों का बचपन छीन लेते हैं। मैं समझती हूँ कि दुनिया भर के अंदर, और मैं आपको वो बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे ममालिक भी हैं जो इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर बच्चियों की उम्र 18 साल करी। इंडोनेशिया में 19 साल है, आपको पता है, मलेशिया में 18 साल है, अजरबैजान में 18 साल है, सऊदी अरब में 18 साल है, टर्की में 18 साल है, इजिप्ट के अंदर 18 साल है, जॉर्डन में 18 साल है। ये सारे इस्लामी ममालिक हैं, और मैं समझती हूँ कि इसको बिल्कुल भी इस्लामी रंग नहीं देना चाहिए। और मैं अपनी जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ वक्त और हालात के मुताबिक हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहिबा, इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी। और प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हम बात करेंगे कुछ आपकी सेहत के मामलात के हवाले से। पाकिस्तान में एक खतरनाक बीमारी तेज़ी से फैल रही है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी ऐसी हालत जब किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक दवा खाएं तो ये दवा जिस्म से जरासीम या बैक्टीरिया का खात्मा ही ना करे। मसला अब इतना संगीन हो चुका है कि हर साल 10 लाख से ज़ायद लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, जिनमें से 3 लाख की अमवात बराह रास्त इन दवाओं के बेअसर होने की वजह से होती है। ये इंकशाफ वजारत सेहत के एक आला सतही इजलास में हुआ, जहाँ माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर अब भी इस हवाले से कुछ सीरियस इकदाम ना उठाए गए तो मुल्क की तमाम एंटीबायोटिक्स बेकार हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसी 95% दवाएँ प्राइमरी केयर यानी आम क्लिनिक्स पर दी जाती हैं, इसलिए डॉक्टर्स की तरबियत और आवाम में आगाही बहुत ज़रूरी है। मारूफ मुआलिज इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेहत का बहरान करार देते हैं, क्योंकि अक्सर मरीज़ कामयाब सर्जरी के बाद हस्पतालों के जरासीम से मुतासर होकर मर जाते हैं। ये मोहलिक जरासीम हस्पतालों में दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से पैदा होते हैं, फिर ये जरासीम हस्पताल के गंदे पानी या मक्खियों के ज़रिए पूरे माशरे में फैल जाते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मरीज़ों के तीमारदार भी उन जरासीमों से मौत के मुँह में चले जाते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर फॉर पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। थैंक यू सो मच जावेद साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कितनी अलार्मिंग है ये सिचुएशन, और अब इसमें हमें करने की क्या ज़रूरत है बेसिकली फौरी तौर पर? बहुत शुक्रिया आमना। देखें, जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये मेरा ख़्याल है कि अगर इसको पाकिस्तान का नंबर 1 हेल्थ क्राइसिस कहा जाए तो ये बजा होगा। इसमें देखें, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो जान बचाने की एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने उसमें अहलियत दी है उन दवाइयों में, वो अहलियत ख़त्म तकरीबन हो चुकी है, और जो हमारी फ़र्स्ट लाइन छोड़ के सेकंड थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स हैं वो भी नकारा हो गई है। मेरी अपनी एक स्टडी हुई है जिसमें टाइफॉइड की थी,
और पूरे पाकिस्तान में वो की गई थी स्टडी, और मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, और वो पब्लिश भी हुई बड़े बहुत अच्छे जर्नल में इंटरनेशनली। उसमें देखा गया कि जो टाइफाइड का जरासीम है साल्मोनेला, वो रेजिस्टेंट हो चुका है तकरीबन पहली 8 या 9 एंटीबायोटिक से, और बहुत कम कुछ चीज़ें बच गई हैं जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो इसलिए इन आम बीमारियों यानी टाइफाइड हो गया या छोटी मोटी इन्फेक्शन हो गई, उनसे भी अब लड़ने की अहलियत ख़त्म होती जा रही है दवाइयों में। और उसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? आपने उसकी रीज़न खुद भी बताई है कि एंटीबायोटिक का यूज़ कम हो रहा है पाकिस्तान में, अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने कहा प्राइमरी केयर में ज़्यादा यूज़ हो रही है, यस, मगर मैं तो कहूँगा कि क्वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इवन अल्टरनेटिव मेडिसिन की आप एनालिसिस करा के देख लें, उसमें भी एंटीबायोटिक है। देखें, कानून ये है, पाकिस्तान का ड्रग लॉ ये कहता है कि कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी नहीं ख़रीद सकता जब तक कि एक मुस्तनिद डॉक्टर का नुस्खा ना हो। लेकिन जैसा कि हमेशा पाकिस्तान में होता है कि कवानीन बन जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, ये भी एक ऐसा ही काला कानून है अनफॉर्चुनेटली, जो है तो सही लेकिन हार्डली। आप किसी दुकान पे चले जाएं, एक उनको उसको कहें मेरे गले में ख़राश है, नज़ला ज़ुकाम है, जो कि आम तौर पे वायरल होता है, उसी वक्त वो निकाल के आपको एंटीबायोटिक दे देगा और कहेगा कि जी आप खाएं। और वो एक मैट्रिक फेल कोई होगा बंदा, वहाँ पे ना कोई फार्मासिस्ट होगा ना डॉक्टर होगा। तो जब आप इस चीज़ मामूली चीज़ों के लिए बेजा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली जब आपको सही मायनों में ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की, तो वो कारामद नहीं रहेंगी। एंटीबायोटिक सिर्फ वहाँ यूज़ करनी चाहिए जहाँ एब्सोल्युटली एसेंशियल हों, वरना रेजिस्टेंस इतने बढ़ गए हैं। टीबी की दवाइयाँ देख लें, अब टीबी का हमारी XDR और एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स हैं, इसी तरह टाइफाइड के जर्म्स एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंट हैं, और बहुत कम एंटीबायोटिक्स रह गई। और जैसे आपने कहा कि हम लेके जाते हैं एक साफ़ सुथरा ऑपरेशन कराने, जोड़ की फ्रैक्चर का या किसी का, वहाँ से इन्फेक्शन होती है और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। अगर जिगर की बीमारी से जाते हैं, उनकी भी मेन वजह हॉस्पिटल्स में डेथ की इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन इसलिए है कि वहाँ जो एंटीबायोटिक आपको मिलती है वो उसमें से आपके 60-70% जर्म्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग से। और इसलिए इसको अगर हम रैशनल यूज़ नहीं करेंगे और जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे, और लोगों को ये समझना आपके ज़रिए बहुत अच्छी ये बताना कि खुदारा ये अक्सर आपके गले में खराश, नज़ला, ज़ुकाम ये वायरल इन्फेक्शन है, इसका एंटीबायोटिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक होना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद अकरम साहब, हमारे से बड़ी ही आम उन्होंने गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपकी जो सेहत है वो आपकी इमानत है, हम बारहा ये कह चुके हैं, और इसका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ आपने ये भी ख्याल करना है, जैसे हम बात करें कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें, और जो बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी जो डाइट किरदार अदा करती है, डेफिनेटली वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इन बीमारियों के ख़िलाफ़। आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, बेहतर होती है, तो फिर आपको इन दवाओं का बेज़रर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।